गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम लोग किसी टॉपिक पे, ऐसे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक पे किसी भी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग दो बेसिक जो बातें हैं उन पे करेंगे डिस्कशन। पहला तो ये होता है कि हम लोग सी सेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि सी सेट की तैयारी कैसे करें इसको। और ये जो सी सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये नॉन मैथ और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी होती है, बट ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है प्री में। पर थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको बहुत कम समय में कैसे इसको क्वालिफाई कर लिया जाए। और थोड़ी सी बेसिक बात हम लोग करेंगे कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन बहुत करीब आता जाता है वैसे वैसे हम लोग के पास प्रेशर और तनाव के बहुत से आयाम जुड़ने लगते हैं, तो कैसे उनको रिलीज किया जाए या कैसे उसको हैंडल किया जाए, इन्हीं बेसिक मुद्दों पे बात की जाएगी। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सीसेट पे। सीसेट में क्या है कि ये 2015 के बाद से ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं है, और जो प्री क्वालिफाइंग की मेरिट है वो फर्स्ट पेपर यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर पे ही बनेगी। बट कमीशन ने किया है कि इसमें आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, और वो थ्रेशोल्ड क्या है, वो 33% का है थ्रेशोल्ड। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ईच क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स। तो आपको 80 क्वेश्चन इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस, और इन 80 क्वेश्चंस में आपको 33% प्राप्त करना है, लाना है, माइनस मार्किंग एलिमिनेट करने के बाद। इसका भी नेचर माइनस मार्किंग वाला ही है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो एलिमिनेट करने के बाद 33% मार्क्स इसमें लाना है। इसका मतलब है कि नियर अबाउट 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करेक्ट करना है माइनस मार्किंग एलिमिनेट करने के बाद। तो इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? दरअसल इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो बहुत प्रीसियस टाइम बचा हुआ है, और सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इसमें हमें सेलेक्टिव हो जाना है। चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसका मार्क्स जुड़ना है नहीं, तो हमको सेलेक्टिव हो जाना है कि जहाँ से हम एक कंफर्ट जोन में पहुँच जाएँ कि अब इससे हम क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो इसमें जो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, 2015 से एनालिसिस किया गया है इसमें, तो देखेंगे कंप्रीहेंशन जो होता है, जो पैराग्राफ्स होते हैं, ये पैराग्राफ जो होते हैं ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं, बोथ लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें क्या होते हैं कि ये 30 के नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आपके लगभग आते रहते हैं। इसके साथ दिक्कत यह है कि ये सेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है, बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके थोड़ा सा ये डायलेमा वाले होते हैं या थोड़ा सा ये ट्रिकी भी होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि बहुत आसान पैराग्राफ है, बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। अब कमीशन ने ये कर दिया है कि पहले एक पैरा से ये कमीशन में 2 या 3 सवाल क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब कमीशन ने कर दिया है कि एक पैरा से एक क्वेश्चन हार्डली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लेंदी हो गया है। बट जो यहां पर कंफर्ट नहीं करते या जिनको यहां पर जो थोड़े से परेशानी में होते हैं मैथ को लेकर, तो वो यहां पे रिलायबल हो सकते हैं। पैराग्राफ में करते समय थोड़ी सी सावधानी रखिए कि पहले पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट कीजिए, तब इसको करिए। बट इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत तो मैथ में इसमें आती है। एलिमेंट्री मैथ जो होती है, कमीशन बोलता है ये 10th लेवल का होता है, बट थोड़ा सा हार्ड भी होता है ये। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि जब ये सेक्शन हमारे पास है तो इस पे भरोसा किया जा सकता है, और भरोसा करने का इसका सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, जो आफ्टर 2011 कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके बाद जितने पेपर हुए हैं उसका ही एक हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो ये कंप्रीहेंशन में हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन टैकल करना है और क्या देखना है इसमें। तो यहां पे हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। यहां से कम 15-20 क्वेश्चन तो आराम से किया जा सकता है। दूसरा, जो इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग है, जिसको कहते हैं हम लोग अंतर्वैयक्तिक कौशल या क्षमता,
और डिसीजन मेकिंग, इसके सवाल कमीशन ने अब नहीं पूछना शुरू की। अब यहां से सवाल नहीं आता है, और आता भी है तो वो बहुत माइन्यूट होता है, उसको इसी में कहीं किसी इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इसको आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। इस पे आपको पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है और ना ही इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अपना समय भी बर्बाद होगा इस पे और टाइम भी, एनर्जी भी बर्बाद होगी। तो क्या जरूरत है इसको पढ़ने की? तो इसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए कि इसको पढ़ना ही नहीं है। दूसरा जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसको डीआई कहते हैं। कमीशन ने इससे भी क्वेश्चन, कमीशन बहुत रेयर पूछता है, इधर के सालों में कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू किया कमीशन ने, तो इसको भी आप इलिमिनेट कर दीजिए। थोड़ा बहुत देखना है तो देख लीजिए, बट इसको भी इलिमिनेट कर सकते हैं। फोकस किस पे करना है? एक तो मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, इस पे फोकस करना है। बेसिक न्यूमरेसी, जो अंकगणित के सवाल होते हैं, या क्लास 10th के जो बेसिक गणितीय सवाल होते हैं, और पैराग्राफ, इन्हीं 3 सेक्शन पे हमें फोकस करना है। जो मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो बेसिक न्यूमरेसी पे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उनको यहाँ से उनको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस पे वो भरोसा कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शन होते हैं, जैसे ये नॉन मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट और जिनका बैकग्राउंड है वो भी इस पर रिलायबल करते हैं। थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इसको किया जा सकता है, और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लास्ट 10 ईयर के, या जो आफ्टर 2011 के बाद जो कमीशन ने पेपर इंट्रोड्यूस किया है प्री में, उसकी प्रैक्टिस कर लें। बहुत ज़्यादा इसमें भी हमें भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ और यहाँ से मिला दिया जाए तो आपको मोर देन 30, 35, 40 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे, माइनस मार्किंग एलिमिनेट करने के बाद। और जिनका मैथ बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड हो वो यहाँ पे रिलायबल हो जाए, इसमें रिलायबल हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा आप सेलेक्टिव हो जाइए और प्रेफरेंस अपना डिटरमाइन कर लीजिए कि किस में हमको किसको प्रेफरेंस देना है, इसे देना है या इसे देना है। साथ में ये तो आपका रहेगा ही, क्योंकि ये दोनों बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए फेवरेबल ही है, थोड़ी सी मेहनत है बस इसमें। तो ये अभी से आप सेलेक्टिव हो जाइए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस और पेपर के बारे में, नई बुक्स के बारे में लेने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। सी सेट को क्वालिफाई किया गया है तो वो टाइम आपके पास एक बोनस है, क्योंकि ये जब क्वालिफाइंग है तो इसमें आप बहुत कम समय दीजिए, बस एक आप कंफर्ट जोन में रहिए कि यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। सी सेट की सबसे बड़ी समस्या है कि यह इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है प्री के मेरिट में, लेकिन अगर इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो प्री फर्स्ट जीएस फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी, तो आगे की परीक्षा में आप ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आप सबसे बड़ी बात इसकी है कि क्वालिफाई करना है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट होते हुए भी थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंट है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, ठीक है, सी सेट पे। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा इसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है, और ना ही बहुत ज़्यादा लेकर इसको आपको एक टेंशन में या तनाव में आना है कि किस तरह से करना है। इसको बहुत ही कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। इसके साथ दिक्कत एक और होती है कि ये जिस दिन प्री का एग्जाम होता है ये सेकंड मीटिंग में होती है। सेकंड मीटिंग में होने के कारण कि वो दोपहर के बाद का आफ्टरनून पीरियड होता है, लगभग 2 से 2:30 की बाद का एग्जाम होता है ये, तो उस समय काफ़ी टायर्ड भी हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि जीएस फर्स्ट पेपर का पेपर करते करते हम लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कूल रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, आराम से ये पेपर हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि अब एग्ज़ाम को मुश्किल से 1 मंथ से कुछ ही दिन ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे समय कम होता जाता है एग्ज़ाम के समय, वैसे वैसे प्रेशर, डिप्रेशन और टेंशन ये सब हावी होने लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा खुद से भरोसा उठने लगता है, अपने आप से जो भरोसा उठने लगता है, जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस, ये दोनों कमज़ोर होने लगता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो साल भर की प्रिपरेशन होती है वो बैडली इफेक्टेड होने लगती है, और जो हमारी कैपेसिटी है, जो हम आउटपुट दे सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो हम दे नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि इस टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, या प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, इसको हैंडल कैसे किया जाए। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे हमें ये फील होने लगता है कि मेरी कुछ तैयारी ही नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है।
आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, और आपके पास क्वेश्चन आया तो आपने उसको सही से करेंगे भी। और ये दरअसल ह्यूमन नेचर होता है कि थोड़ा सा हम लोग पलायनवादी भी होने लगते हैं, कि डरने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और हमेशा याद रखना है 2 चीज़ें। पहला तो यह है कि सेल्फ रिलायंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि अपने जीवन में जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको इन्हेंस कीजिए, मजबूत कीजिए या आगे लाइए। और आपको ये बार बार याद रखना है कि आप कर सकते हैं, ये एग्जाम आपकी कैपेसिटी के अंदर है। तो पहली चीज तो यही करना है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस लूज नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको बनाए रखना है। दूसरा कि पॉजिटिव अप्रोच को बनाए रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि एग्जाम आप फेल हो जाएंगे, ये देखना है कि एग्जाम आप पास कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी साल भर तैयारी की है। ये बात हमेशा याद रखना है। इस समय जब समय कम होता है तो हम लोग ये गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं, और लगता है कि गलती नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम नई चीज़ों की स्टडी शुरू कर देते हैं। नए मटेरियल उठा लाते हैं, नया कुछ बुक उठा लाते हैं, या किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो बहुत अच्छा होता है, ये पढ़ लो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, और इतना डाइवर्ट हो जाते हैं कि जो हमने पढ़ी हुई पहले से उस पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, नई चीज़ें उठा लाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारे पास नॉलेज है या जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह से प्रभावित होने लगता है, और वो पूरी तरह से एक तरह से हमारे साथ होते हुए भी हमें फील नहीं हो पाता है कॉन्फिडेंस अपना। तो नया सिलेबस या नया टॉपिक या नई बुक या नए नोट्स कुछ भी नहीं लाना है। बहुत कम समय है, इसमें नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स का कुछ पढ़ना है, आपको समसामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ पढ़ना है तो वो बात अलग है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बट जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है जीएस में। अगली बात है कि दरअसल जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है वैसे वैसे हम कई लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि अब क्या पढ़ लें, क्या कैसे तैयारी कर लें। और सबका अपना अप्रोच होता है, और सबके अपने एरियाज होते हैं कि वो किस में कंफर्ट फील करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको बताएगा। और हो सकता है कि आपका मेथड उससे डिफर हो, तो आप तुरंत वहीं कोलैप्स करना शुरू कर जाएंगे, आपकी तैयारी कोलैप्स करना शुरू कर जाएगी, कॉन्फिडेंस गिरना शुरू कर जाएगा। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब एग्जाम को इतना जब कम समय है एग्जामिनेशन में, तो किसी से आप बहुत मत पूछिए कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। अब आपने जो ट्रेंड फॉलो किया है, जो पढ़ा है आपने, आप उसी पे भरोसा करिए, वही आपको अच्छा आउटपुट देकर जाएगा। कुछ नया या किसी नए मेथड को अपनाने के चक्कर में पड़ेंगे आप, तो आपने जो मेथड अपना के तैयारी की है वो भी आपका साथ छोड़ देगा, और आप बिल्कुल एकदम डायलेमा में आ जाएंगे। तो इस तरह से वोल्टाइल नेचर अपना बिल्कुल छोड़ना है हमें, कि बार बार सबसे पूछते रहना कि अब क्या पढ़ें अब क्या पढ़ें। बहुत कोई रिलायबल हो तो थोड़ा वो डिस्कस कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये सलाह देंगे तो कुछ सही देंगे, और इनके सलाह को मानने से प्रिपरेशन में पॉजिटिव चेंजेज आएंगे, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा आप इधर से उधर किसी से डिस्कशन ना कीजिए, और ना ही किसी से आप इतना ज़्यादा आप अब बात कीजिए पढ़ने के बारे में कि क्या करना है। और थोड़ा सा आप करना है कि जीएस फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में तो बताया है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। जीएस फर्स्ट पेपर में भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले तक आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और वो भी जीएस फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं उसमें ये मेथड या अप्रोच मत लाइए कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है कि कितना क्वेश्चन कर पाता हूं, ये नहीं लाइए। अब आप ये मान के चलिए कि रिवीजन करना है उसके हिसाब से। तो टेस्ट वाला जो अप्रोच है उसको हटा दीजिए आप, कि अपने आप को टेस्ट करना है। अब वो टेस्टिंग वाली बिल्कुल ही एक महीना समय है तो उसमें टेस्टिंग वाला मेथड अपना दीजिए और अप्रोच ही हटा दीजिए टेस्टिंग वाला। अब ये दिमाग में लाइए कि इसको रिवीजन करना, इसका रिवीजन करना है, इसको रिवाइज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अब तक आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, प्री का दिया होगा, वहां पर टेस्ट सीरीज आपने कई ज्वाइन किया होगा, अलग अलग सबके इवैल्यूएशन हुए होंगे।
उसके बिहाफ पे अपना इवैल्यूएशन मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज, किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज अलग होते हैं, यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं वो अलग होते हैं, दोनों के अप्रोच भी बहुत अलग हो जाते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन हॉल में अवेलेबल कराया गया एटमॉस्फेयर है, वो किसी इंस्टीट्यूट के हाल में अवेलेबल कराया गया एटमॉस्फेयर से बहुत अलग होता है। यहाँ एक टेस्ट देते समय आपने प्रैक्टिस सेट में जिसमें आपने एडमिशन लिया होगा या किया होगा, यहाँ पे आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, ना ही टाइम बाउंडेशन इतना अधिक फील होगा। वहाँ सबसे बड़ी बात कमीशन के हाल में यही होती है, या कमीशन का जो एग्जाम होता है उस समय यही होती है कि एक तो टाइम बाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, विद इन 2 आवर। जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन क्वालिफाई सॉल्व करना है, जीएस सेकेंड सीसेट 80 क्वेश्चंस। तो पहला तो यही है कि टाइम बाउंडेशन है। दूसरा कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो लगता है कि अगर प्री में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो अटेम्प्ट चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं लाना है। अभी से रिलैक्स हो जाइए। अपनी दिनचर्या जो है, आपका टाइम टेबल जो लाइफ का चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिए। आप कोई प्रयोग मत कीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि लाओ सुबह इतने बजे सुनते थे तो अब इतना, या दिन में पढ़ते थे तो अब रात में जगना शुरू कर दिए। इस तरह से कुछ करेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डिस्टर्ब होगा और पूरा आपकी जो मेहनत है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरह से मत कीजिए। बहुत हेल्थी अपनी थिंकिंग रखिए और बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखिए, और जो आपने किया है डेफिनेटली उसके बिहाफ पे आप क्वालिफाई करेंगे, और पॉजिटिव अप्रोच रखिए। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं, इनको ध्यान में अगर रख के एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जाएंगे, या 1 महीना बचा हुआ इसकी अब तैयारी शुरू कर देंगे इसी हिसाब से, तो निश्चित क्वालिफाई करेंगे। और अब से ध्यान रखिए बिल्कुल कि अब से हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा रखना है, और जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उस पे ही भरोसा रखिए। अब मटेरियल में नए मटेरियल पढ़ने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। और डेफिनेटली आप अगर थोड़ा फॉलो करेंगे इस चीज़ को, या आपने भी एक टाइम टेबल बनाया होगा, तो थोड़ा बहुत देख के उसको आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी अब लास्ट फेज में होगी, और थोड़ा सा ये फेज टफ भी होता है कॉन्फिडेंस लेवल पे और पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि कई निगेटिविटी बनने लगती है दिमाग में, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को फॉलो करेंगे, और मैं बात को अपनी यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे क्लास ऑफ करता हूं। थैंक यू।